दोस्तों अगर कार्डियक से रिलेटेड पेशेंट है, अगर उसके आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया जिसकी वजह से प्रॉपरली जो मसल्स होते हैं हार्ट के और उनको प्रॉपरली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है और बाकी जो न्यूट्रिशंस है उनकी भी कमी हो सकती है। तो अगर कार्डियक टिश्यू में प्रॉपरली परफ्यूज़न नहीं हो पा रहा है ड्यू टू कोरोनरी ब्लड फ्लो, रिड्यूस्ड कोरोनरी ब्लड फ्लो, तो उसका एनसीपी कैसे बनाते हैं, उस पेशेंट का केयर कैसे करते हैं, उसका ख्याल कैसे रखते हैं। तो आज इस टॉपिक पे हम एनसीपी बनाएंगे, समझेंगे कि कैसे बनता है और क्या होता है। तो पहले आता है असेसमेंट। जो पेशेंट है, जैसे कि पेशेंट एडमिट हुआ तो उसका पहले असेसमेंट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें दो चीज़ें, पहले या तो पहले हम पेशेंट से पूछेंगे कि उसको दिक्कत क्या है। तो पेशेंट जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, अगर उनको कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ज़्यादातर उनको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है, चेस्ट में पेन होता है, वॉमिटिंग होता है, थकान होता है और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि ज़्यादा पसीना आना। तो पेशेंट तो इतना ही बताएगा कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, नौजिया हो रहा है। और फिर हमको भी फिर ऑब्जेक्टिव डेटा में जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे उसमें क्या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि स्वेटिंग हो रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग, फेशियल एंग्जाइटी, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एंग्जाइटी तो होगी ही और वो फेस से पता चलेगा। और वाइटल जैसे कि बीपी और हार्ट रेट ये सब का बढ़ जाना। तो ये था असेसमेंट ऑफ कार्डियक पेशेंट। अब उसकी डायग्नोसिस क्या बनेगी? रिस्क फॉर डिक्रीज्ड कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू रिड्यूस्ड कोरोनरी ब्लड फ्लो। मतलब कार्डियक टिश्यू में कोरोनरी ब्लड फ्लो कम होने की वजह से परफ्यूजन डिक्रीज़ हो गया। इसका मतलब जो हार्ट है उसमें प्रॉपरली ब्लड फ्लो ना होने की वजह से जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड फुलफ़िल ना हो पाने की वजह से चेस्ट में पेन और डिस्कम्फर्ट और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हो रही हैं। तो ये इसका नर्सिंग डायग्नोसिस है। तो हमारा गोल क्या होगा? हमारा गोल होगा रिलीफ ऑफ चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट। बाकी चीज़ें तो बाद में भी सॉल्व की जा सकती हैं, लेकिन मेन क्या है? चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट और उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना। ये सारा हम गोल में ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशन, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस और गोल के बाद नर्सिंग इंटरवेंशन आता है। तो उसमें क्या करना रहेगा कि पहले जैसे ही पेशेंट भर्ती हो गया तो हम क्या करेंगे कि इनिशियली एसेस द वाइटल्स, उसका वाइटल्स चेक करेंगे कि हार्ट रेट कितना है और ब्लड प्रेशर कितना है। और जैसे कि हार्ट से रिलेटेड पेशेंट है और उसका ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पा रहा है कार्डियक मसल्स में किसी ब्लॉकेज की वजह से, तो ऑक्सीजन की कमी बस वहीं नहीं होगी, हमें चेक करना है कि ऑक्सीजन की कमी हार्ट में, ब्रेन में और किडनी में कहाँ कहाँ पे ये ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है या फिर टिश्यू परफ्यूज़न प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो ये एसेस करेंगे। कैसे एसेस करेंगे कि अगर ब्रेन में प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। किडनी में नहीं हो रही है तो फिर उसका आउटपुट, किडनी जो आउटपुट होता है यूरिन आउटपुट, वो डिक्रीज़ हो सकता है। हार्ट में नहीं हो रही है तो फिर ईसीजी में चेंजेस आएंगे। तो ये हमें क्यों करना है? ये तो नर्सिंग इंटरवेंशन है, इसका रेशनल कि क्यों करना है। तो दिस डाटा हेल्प्स टू नो द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड ये इससे हमें पता चलेगा, उसकी पूरी कंडीशन ही पता चल जाएगी और फिर आगे के लिए जो ट्रीटमेंट है इसी के बेस पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। कॉज एंड इफेक्ट कि कॉज क्या है, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हो रही है, वो इस पहले इंटरवेंशन से हमें पता चलेगा। फिर दूसरा इंटरवेंशन है ऑब्टेन 12 लीड ईसीजी एंड ऑब्जर्व द चेंज इन ईसीजी, कि हमें तुरंत उसका ईसीजी करना है। एज अ स्टाफ नर्स आपको ईसीजी करना है उसका, जिससे अगर कोई चेंजेस होते हैं ईसीजी में, जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, इस सब में तो कोई चेंजेस होते हैं, एसटी एलिवेशन हो जाता है और जो वेव्स होती हैं वो कभी कभी इन्वर्टेड हो जाती हैं। तो अगर नॉर्मल से अलग कुछ मिले तो उससे पता चल जाएगा कि कहाँ इस्चीमिया है, मतलब
ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, मायोकार्डाइट वो है क्या नाम है, प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है और कहीं टिश्यू डेथ तो नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें पता चल सकती हैं ईसीजी से। तो ईसीजी यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ ऑनगोइंग इस्कीमिया। फिर उसके बाद एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड, तो उसका हम SpO2 चेक करेंगे और उसके हिसाब से उसको ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी क्यों देंगे? ऑक्सीजन थेरेपी इंक्रीज द सप्लाई टू मायोकार्डियम में ऑक्सीजन की कमी ना हो और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इस वजह से हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। एडमिनिस्टर मेडिकेशन, उसको मेडिसिन देंगे जैसे कि बीटा ब्लॉकर, NTG, नाइट्रोग्लिसरीन और एस्पिरिन और मॉर्फिन भी दे सकते हैं। तो ये जैसे आपको प्रिस्क्राइब किया वैसे देना। ये तो एग्जांपल है। इससे क्या होगा कि मायोकार्डियल टिश्यू में इंजरी नहीं होगी, वहाँ पे वेसल्स डायलेट होंगे और थ्रोम्बोसिस नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मायोकार्डियल टिश्यू को प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन जो भी प्रिस्क्राइब होंगी वो देंगे। फिर उसके बाद इंश्योर फिजिकल रेस्ट, ये जो भी मेडिकेशंस था दे दिए। अब पेशेंट को हमारा 2 काम मेन होता है, एक मेडिकेशन देना, ऑक्सीजन थेरेपी देना, और एक पेशेंट को रेस्ट करवाना। क्योंकि अगर पेशेंट ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज या कुछ भी ऐसा करेगा तो उससे उसकी हार्ट को और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, जिसकी वजह से पेन और डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। तो पेशेंट को पहले फिज़िकल आराम दिलवाएंगे। हेड ऑफ बेड एलिवेटेड टू प्रोमोट कंफर्ट, जो हेड बेड का होना चाहिए वो ऊपर की तरफ हमेशा होना चाहिए। डाइट उसको वैसा देंगे जैसे कि लिपिड डाइट और ये ऑयली डाइट नहीं देंगे, जिससे कि उसको हाइपरलिपिडीमिया जैसी कंडीशन ना हो, क्योंकि पहले से ही उसके हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है। और फिर बेड साइड कमोड, ताकि उसको दूर कहीं ना जाना पड़े वॉशरूम टॉयलेट के लिए, स्टूल पास के लिए। स्टूल सॉफ्टनर देंगे जिससे उसे ज़्यादा एनर्जी ना खर्च करनी पड़े, वरना फिर से उसे चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है। प्रोवाइड अ रेस्टफुल इन्वायरमेंट, मतलब उसको एकदम शांति वाला इन्वायरमेंट देंगे ताकि उसे कोई घबराहट ना हो, क्योंकि हार्ट के पेशेंट को घबराहट होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो 5th वाला इंटरवेंशन है, इसका रेशनल क्या है कि फिजिकल रेस्ट रिड्यूसेस कार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन की जो मायोकार्डियम को ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको कम करने के लिए उसको रेस्ट दिलाएंगे पेशेंट को, और उसे ऐसे इन्वायरमेंट में रखेंगे जिससे उसका डर और एंजाइटी कम हो और स्ट्रेस रिस्पांस के लिए दिस रिजल्ट इन कैटेकोलामाइन, हाँ उसको एंजाइटी और फियर उसका कम करवाएंगे, ऐसे इन्वायरमेंट में रखेंगे इसलिए जिससे कैटेकोलामाइन रिलीज़ होगा जो कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन को दिस रिजल्ट इन कैटेकोलामाइन विच इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन, वो ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है उसको जैसे जितना ऑक्सीजन आएगा उसको कंज्यूम कर लेगा। फिर उसके बाद आता है इवैल्यूएशन कि पेशेंट में क्या क्या देखने को मिला, आपका जो गोल था वो अचीव हुआ या फिर नहीं हुआ। तो पेशेंट इज़ पार्शियली रिलीफ फ्रॉम चेस्ट, ये सब करने के बाद फिजिकल रेस्ट देने के बाद पेशेंट का चेस्ट डिस्कम्फर्ट और पेन में रिलीफ मिलेगा। रेस्पिरेटरी रेट, कार्डियक रेट एंड ब्लड प्रेशर फिर से वापस वाले पोजीशन पे आ जाएगा नॉर्मल पे, और जो उसको डायफोरेसिस पसीना बहुत होता है तो उससे आराम मिलेगा। कार्डियक आउटपुट नॉर्मल होगा और उससे कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, ऐसा इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो ये बस इतना ही था एनसीपी। थैंक यू।